जब ट्रक्स और ताओ भी वहां से निकल गए तब जिंग ने भी चेनी को बाइट करके गुस्सा किया और बोला आइंदा से अगर वो ऐसे उसके काम के बीच आया तो वो घर नहीं लौटेगी। देन उसे कार से बाहर करके वहां से निकल गई, पर उसने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। वो गैस स्टेशन तक कार ले गई जहां सेन उसका वेट कर रहा था। दोनों स्टोर के अंदर पेमेंट कर रहे थे, तभी चेनी आया और जिंग को अपने साथ ले जाने लगा। पर सेन ने कहा उसे जिंग की जरूरत होगी वापस जाने में, क्योंकि उसे ड्राइविंग किए काफी टाइम हो गया। तभी सेन की नजर उसके लिप्स पे पड़ी जिसे जिंग ने काटा था। वो पूछने लगा वहाँ हुआ क्या है, ये इतना फूला हुआ क्यों लग रहा है। पर जिंग चेनी को जाने का बोलकर सेन के साथ बाहर निकल जाती है। कार में बैठे सेन ने जिंग से कहा उसके इस तरह के वाइल्ड साइड उसने कभी नहीं देखे, ऐसे लोगों को काटने वाले। सो वो थोड़ा जेलस है। जिंग ने कहा वो उसका बॉस है, इस तरह की बातें उसे उससे नहीं पूछनी चाहिए। वो उसे याद दिलाता है ऑफिस टाइमिंग खत्म हो गई है। वो सिर्फ सेन बनकर उससे पूछ रहा था, पर जिंग ने सीधे काम की बात बताई। ट्रक ड्राइवर्स ने नंबर प्लेट्स चेंज किए डेस्टिनेशन पे निकलने से पहले। उनके साथ ताओ भी था, उसने जो शॉट्स लिए वो क्लियर नहीं थे, प्लस कॉन्वॉय हायुन में रजिस्टर नहीं है। इसी बीच वो दोनों एविडेंस के लिए दिंगले को चारा बनाने के बारे में बात करते हैं। जिंग ट्रक के टक्कर की केस रिपोर्ट लिखाने आई होती है। उसने एक स्टिकर वाली ट्रक का नंबर प्लेट की फोटो दिखाई और ऑफिसर को बोला ड्राइवर तक रिच आउट करने में हेल्प कर देने, ताकि वो इंश्योरेंस से मामला सेटल कर सके। यहाँ जब ताओ ड्राइवर्स के साथ शिफ्ट शेड्यूल को लेकर मीटिंग कर रहा था तब उसने बाई नाम के ड्राइवर को मिसिंग पाया। पूछने पे पता लगा उसके ट्रक को टक्कर लगी है। उसी को हैंडल करने वो ट्रैफिक पुलिस के पास गया है। ये सुनते ही ताओ ने मीटिंग कैंसिल की और पुलिस स्टेशन चला आया, जहाँ पे जिंग बैठी ड्राइवर का वेट कर रही थी। तभी चेनी आया और पूछा उसे यहाँ किसने भेजा। जिंग ने बोला कि वो खुद आई है। चेनी ने कहा यहाँ से चले जाने, बाई ने उसे देखा नहीं है, इसलिए ये सिचुएशन वो खुद हैंडल कर लेगा। उसने वार्न किया कि अगर वो इस केस को आगे भी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो उसके यहाँ से जाने में ही भलाई है। यहाँ ताओ बाई से पूछता है वो पर्सन कहाँ पे है जिसने रिपोर्ट की। उसने बताया कि वो पेमेंट करके निकल गया, उसने नहीं देखा उसे। ताओ ने उस पे गुस्सा किया कि वो ऐसे लापरवाह कैसे हो सकता है ऐसे नाजुक मौके पे, जबकि कोई उन पे नजर रखे हुए है। तभी चेनी ने आकर बताया रिपोर्ट करने वाला मिंगतोंग का हेड तिंगले है, जो वेयर हाउस का पुराना इंचार्ज था जहाँ पे सेन ने ट्रांसपोर्ट की फेक रिकॉर्ड कलेक्ट की थी। दिंग मिंगतोंग और एसोसिएट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाइक के ट्रक के पीछे पड़ा था। ताओ ने उसे दिंग का मुंह बंद करवाने को बोला और खुद जाकर जांग को ये खबरें पहुँचाने की बात कही। चेनी ने दिंग को अपने कैबिन में बुलाकर कहा भले ही उसके पास कनेक्शंस और रिसोर्सेज हैं, लेकिन सेन उसको नीचे गिराने में लगा हुआ है। चेनी ने उसे कस्टमर ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखाया जिसपे नजर करते ही दिंग के पसीने छूटने लगे। फ्रस्ट्रेट होकर पूछा ये सेन के हाथ कैसे आया। चेनी ने उसे बताया अगर आज उसने सेन को रोका ना होता तो ये मेल भी हो जाता, उसके साथ साथ हायुन भी खतरे में पड़ जाते। उसने कहा होंगशेन का फाइनल पेमेंट अभी तक आया नहीं। सेन इतना लापरवाह नहीं है कि लिस्टिंग को ऐसे ही रुइन कर दे। चेनी ने बोला कुछ भी हो उसका और वांग का जेल जाना तय है और उन दोनों के साथ कंपनी को भी नुकसान हो जाता। दिंग ने उसे कहा बात संभाल लेने, वरना ये सब होंगशेन में एक्सपोज हुआ तो फिर उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। चेनी ने बोला कि वो सब हैंडल कर लेगा, बस वो रिजाइन कर दे। जिंग ने चेनी से कहा जब वो उससे शिपिंग डिटेल्स मांग रहा था उसे नहीं पता था कि वो इस चीज के लिए था। वो जिस तरह से दोनों तरफ से सब हैंडल कर रहा है, उसे डर है जब जांग को इसकी भनक लगी तो वो आसानी से जाने नहीं देंगे। शैतान का नाम लेते ही उनका फोन भी आ गया। जब वो जांग के पास आया तो उनकी बातों से क्लियर हुआ कि दिंगली मिंगतोंग में उनकी तरफ से भेजा गया आदमी था जो उनके अंदर की खबरें जाकर उसे देता था, और अब थोड़े से आंच आने पे उन्होंने उसे हटा दिया। चेनी ने बताया दिंग को पैसों से मतलब थी, लेकिन जैसे ही उसे फ्लीट्स और प्लेट्स की अदल बदल का पता लगा उसने पीछे हटना चाहा, और उसने भी सारा इल्जाम उस पे और वांग पे इस तरह से डाला है कि वो कंपनी से हटने के बाद भी अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा। जांग ने पूछा वो प्लेट बाई के नाम पे था, पोर्ट व्हीकल वाली बिजनेस का उससे कोई लेना देना नहीं, तो फिर वो इन सब में इन्वॉल्व क्यों हुआ। उसने जवाब दिया जाई ने उसे एक बार बेवकूफ बनाया, वो बार बार सबसे धोखा थोड़ी खाएगा। जांग ने बोला उन्होंने उसे हायुन के शिपमेंट्स वगैरह से डील करने के लिए नहीं बुलाया था, पर जिस तरह से उसने आज सब कुछ हैंडल किया वो उसे ताओ की पोजीशन भी दे सकते हैं। जब चेनी घर लौटा तो गेट के पास जिंग को देखता है जो उसका टेंशन में वेट कर रही थी, पर चेनी उसे ऐसा दिखाता है जैसे जांग के साथ इन्वॉल्व होना परेशानी वाली बात नहीं है। उसके इसी रवैये से जिंग अगले दिन यानी वो के शादी के दिन उससे डिस्टेंट नजर आती है। वहीं कैप्टन जू वेन के मकबरे आए होते हैं, वो उनसे चेनी और जिंग को लेकर
अपनी फिक्र जाहिर करते हैं। देन पुलिस स्टेशन आकर अपने चीफ चियान को कुछ पेपर्स देते हैं। वो किसी केस को रीओपन करना चाहते हैं और बताते हैं कि वो इस बार कॉन्फिडेंट है। यहाँ शादी में तुली चाव को तैयार कर रही होती है, तभी बाराती आते हैं लेकिन उन्हें अंदर आने नहीं दिया जाता। ढेर सारे रेड एनवेलप की मांग की जाती है। जब वो सारे के सारे लड़कियों को हैंडओवर करता है तब दरवाजा खुलता है, लेकिन दुल्हन तक पहुंचने से पहले उसे रेड थ्रेड से बने वेब को पार करना था। वो कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो इसे पार कर पाएगा, इसीलिए उसने चेनी से मदद मांगी और दुल्हन की टीम से म्योजिंग को बुलाया। तो दोनों थ्रेड को केयरफुली पार करते हुए एक दूसरे के करीब आने लगे और आखिर में दोनों ने मिलकर वेडिंग नॉट बांधा। इसके बाद शादी के कस्मों की बारी आई जो दूल्हे को दुल्हन से करनी होती है। पर दूल्हे को वार्म अप करने के लिए ग्रूम्समैन चेनी ने कुछ शब्द कहे जिंग को देखते हुए कि जब तक वो सही सलामत है यही उसके लिए काफी होगा। फिर बो ने चाव से वादा किया कि वो उसके लिए बड़ा सा घर खरीदेगा, उसे अच्छी जिंदगी देगा, उसे खुश रखेगा। इसके बाद जिंग ने चेनी से पूछा क्या कभी उसने उन दोनों के फ्यूचर को लेकर सीरियसली होकर सोचा है। इससे पहले कि वो कुछ कहे तभी एक बुरी खबर आती है। ब्राइड्समेड जो चाव की फ्रेंड थी उसे अर्जेंटली कुछ काम आ गया है, सो वो यहाँ आ नहीं पाएगी। सो वो और बाकियों ने जिंग से हेल्प मांगी, पर तभी चेनी और जिंग को क्लोज देख रही तुली ने कहा कि वो ब्राइड्समेड बनना चाहती है। सेरेमनी शुरू हुई। ब्राइड्समेड और ग्रूम्समैन दुल्हा दुल्हन को लेकर आए। दोनों ने रिंग एक्सचेंज किया और एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट किया। शादी खत्म होने के बाद दुल्हन ने फ्लावर बोके उछाला जिसे योंग पकड़कर जिंग को दे देता है और वो दुल्हा दुल्हन को अच्छी जिंदगी के लिए ब्लेसिंग देती है। रात तक चेनी और योंग पूल हॉल में अकेले बैठे ड्रिंक करते हैं और अपने दोस्त की कमी महसूस करते हैं। इसी बीच हमें पता चला योंग ने भी बो की खुशहाल जिंदगी में कंट्रीब्यूट किया। उसने उसे 50,000 वॉन दिए हाउस डिपॉजिट के लिए। चेनी ने बोला कि वो भी बो और उसको एक भाई जैसा मानता है और जो कुछ भी करता है वो इतनी खामोशी से करता है कि किसी को पता नहीं चलता। इसलिए वो उसे कहता है आने वाले समय में अगर कुछ भी बर्डन शेयर करना हो तो वो अपने अंदर ना रखे। ऑफिस में चेनी वीकेंड पे ऑडिटर्स को बीच ले जाने का प्लान बनाता है। जिंग भी टीम को परमिशन दे देती है। सभी सनान आइलैंड जाने का प्लान बनाते हैं। वीकेंड के रोज सभी बोट से आ जाते हैं सनान आइलैंड 2 दिन के ट्रिप के लिए। वहाँ पहुंचकर सभी को काफी अच्छा फील होता है। इतने वक्त से कर रहे ओवर टाइम के बाद नेचर के आसपास रहना उन्हें हेवन से कम नहीं लगता। वही शायू जिंग के लिए लाई होती है एक हॉट सी स्विम सूट। वो चाहती है उसे देखकर लड़कों की लाइन लग जाए, पर जिंग ये पहनने से मना कर देती है। दूसरी ओर उसके और चेनी के बीच दूरियां अब भी साफ झलक रही है। बीच के पास बैठे जिंग को सेन व्हाइट नॉइस सुनाता है जिसे उसने बोट में बैठे रिकॉर्ड किया। ये उसके अच्छे नींद के लिए काफी बेनिफिशियल है। दूर से देख रहा चेनी पास आकर सेन को टॉन्ट करता है। व्हाइट नॉइस की अभी जिंग को जरूरत नहीं, वो यहाँ बीच के पास ऑलरेडी है। वो दिन उसे वॉलीबॉल खेलने के लिए यांग को लाने कहता है और जिंग को समझाता है एक से थोड़ा बाउंड्री मेंटेन रखने, जिसपे जिंग उसे इशारा करती है कि वो भी उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। वो चाहती है कि चेनी अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करे, इस रिश्ते को कमिटमेंट दे, पर वो हमेशा की तरह चुप रहता है। गेम शुरू होती है। चेनी और सेन एक दूसरे को हराने में लगे होते हैं। वहीं शायू जिंग से पूछती है उन दोनों में से कौन उसके टाइप का है। एक तरफ चेनी जो काम और कंपोज्ड है या दूसरी तरफ सेन जो जेंटल और क्लेवर है। जिंग ने सवाल को स्किप करने के लिए उससे यांग के बारे में पूछ लिया, पर वो तो उसे एक इडियट लगता है। यहाँ दोनों लड़के जिंग को लेकर बात कर रहे होते हैं। सेन के मुताबिक जिंग एम्बिशियस और स्मार्ट है। टेंग जैसा छोटा शहर उसके लिए नहीं है। चेनी बोलता है जिंग जिसमें भी खुश है उसमें वो एक फैमिली होने के नाते उसे अपना फुल सपोर्ट दिखाएगा। देन सेन जब जिंग को वॉलीबॉल खेलते हुए मुस्कुरा कर देखता चाहता है तब चेनी जेलस होकर उस पे पानी फेंक कर डिस्ट्रैक्ट कर देता है। शाम में जिंग समुद्र के किनारे खड़ी होती है, तभी चेनी उसके पास आकर कार की चाबी देकर कहता है अब से उसे कंपनी की कार यूज करने की जरूरत नहीं, वो अपनी खुद की गाड़ी में अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती है। जिंग ने पूछा वो उसे ये किस हक से दे रहा है, लेकिन वो फिर से म्यूट हो गया। बॉन फायर के पास बैठे सभी ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। शायू जानकर फर्स्ट राउंड जिंग को ट्रूथ देती है चूज करने और उससे पूछती है उसका टाइप। चूंकि शायू के पास किंग का कार्ड था तो वो मना नहीं कर पाती, सो उसने बताया कि उसका टाइप ऐसा लड़का है जो पैशनेट और ऑनेस्ट हो, जो उसके लिए सब कुछ रिस्क पे लगा दे। सबने कहा ऐसा लड़का तो जाना पहचाना लगता है। सो वो उससे पूछने लगे कि क्या वो लड़का यहाँ मौजूद है, तो वो जवाब न देकर पनिशमेंट लेती है और ड्रिंक पीने जाती है, पर उसके हाथ से ये ड्रिंक लेकर सेन पी लेता है। अगले दिन सभी बीच कॉम्बिंग कर रहे थे, पर चेनी अकेले चुपचाप
चुपचाप बैठा सोच में डूबा, बस नजरें जिंग की तरफ। उसी वक्त सेन ने आकर उसे वार्न किया उनके ऑडिटिंग के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक वो जिंग से डिस्टेंस रखे, वरना वो जिंग के लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। बीच कॉम्बिंग करते करते यांग, शायू और जिंग काफी दूर तक निकल गए जहाँ बड़े बड़े चट्टान थे। तभी खबर आई मौसम खराब होने वाली है, हाई टाइड्स आने के आसार है। सभी को बीच से निकाला जाता है, पर यहाँ शायू गिर गई, उसके पैर पे मोच आ गई। उसे ही निकालने में जिंग फंस गई। उसने यांग से बोला पहले शायू को यहाँ से लेकर जाने और मदद मांगने। जब वो बाहर आकर सबको बताने लगे जिंग रीफ के नीचे फंस गई है, तब सेन बोर्ड बुलाने के लिए कॉल करने लगा, लेकिन चेनी ने एक पल के लिए सोचा नहीं और उसे बचाने के लिए भाग निकला। वहाँ जिंग ऊपर आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं होता। तभी चेनी आया और उसे अपना हाथ दिया। उसका सहारा लेकर आखिरकार जिंग ऊपर आ गई और उस पे गुस्सा करने लगी। अगर टाइड्स आ जाता तो वो बह जाता, वो ऐसे रिस्क कैसे ले सकता है। पर उसने उसे हक करके ऊपर वाले का शुक्रिया कहा कि जिंग सही सलामत है। आहिस्ता आहिस्ता पानी का लेवल ऊपर होता गया। वो वहीं चट्टान पे बैठे रहे। तभी सेन बोट लेकर पहुंचा और उन्हें रेस्क्यू कर लिया। फिर वो लोग जिंग को डॉक्टर के पास ले आए क्योंकि उसके हाथ में थोड़ी सी चोट आ गई थी। यहाँ यांग भी शायू को दवाई लगा रहा होता है। शाम के वक्त जिंग और चेनी बीच साइड आते हैं। जिंग पूछती है जब भी वो उसे बचाने जाता है तब उसके दिमाग में चलता क्या है। उसने बोला कुछ नहीं, क्योंकि अगर वो सोचने में टाइम लगाएगा तब तक जिंग पे खतरा और भी ज्यादा मंडराने लगेगा। पर जिंग ने बोला जब भी वो उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाता है तो उसका सुकून छिना जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो उससे इतना ज्यादा प्यार करता है या उसे प्यार करने का तरीका नहीं आता। जब वो यहाँ लौटी तो यही सोचा कि उसे अपने साथ यहाँ से ले जाएगी, लेकिन वो गलत थी। वो तो उसे खतरे में डालती जा रही है। चेनी ने उसका हाथ पकड़कर बोला ये सारे चॉइस उसके हैं, उसे खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जिंग इमोशनल हो गई और उसे किस करने लगी और सोचने लगी चेनी कब खुद से भी प्यार करना सीखेगा। पर चेनी के लिए तो जिंग की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ तुली आई है बो और चाओ के घर। मिल करते वक्त वो बो से पूछती है चेनी और म्योजिंग क्या डेट कर रहे हैं। उसने बोला इस बारे में वो जानता नहीं, पर चेनी को हासिल करना उसके लिए टफ हो सकता है। तुली समझ गई चेनी तब हमेशा से जिंग को ही पसंद करता था। बो ने भी बताया जिंग चेनी की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि उसकी पूरी दुनिया। जिंग के हेई सिटी जाने से पहले वो दोनों ऐसे थे जैसे कोई तूफान भी अलग ना कर सकेगा। उनका सेपरेट होना तो नामुमकिन है। ट्रिप से वापस आते वक्त जब चेनी सेन को जिंग के साथ कार में बैठे देखता है तो वो भी उसी में घुस जाता है और सेन को बोलता है उसकी आईज ड्राई हो गई है। सामने बैठा तो रोशनी की वजह से आंखों से पानी गिरने लगेगा, इसलिए उसे फ्रंट सीट पे बैठ जाना चाहिए। पर सेन बोलता है कि ये कुछ दिन चेनी के लिए रफ रहा है, उसे ही सामने आराम से फैलकर बैठना चाहिए। जिंग आखिर में दोनों से फेड अप होकर खुद ही आगे बैठ जाती है। थोड़ी देर में जिंग की आंख लग जाती है और नींद में कहीं वो अपने आप को चोट न लगा ले तो चेनी जल्दी से उसे पकड़ता है और सेन उसे नेक पिलो बढ़ाता है। उसके रोमांटिक मोमेंट को खराब करने के लिए चेनी सेन को गुस्से में देखता है। घर पहुंचकर चेनी जिंग को सेन से बाय बोलने भी नहीं देता, फौरन से पकड़कर अंदर ले जाता है। घर पे वो उसके लिए सूप बना रहा होता है और बार बार उसकी कही बात को सोचता रहता है कि जब वो खतरे में होता है तब जिंग को भी उसके लिए तकलीफ होती है। तभी वो देखता है उसे मुरझाया हुआ, तबीयत चेक करता है तो सब कुछ नॉर्मल था। तो उसे समझ नहीं आता आखिर अब उसने उसे अपसेट करने वाली क्या चीज कर दी। थोड़ी देर में मौसम खराब हो जाती है, तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो जाती है। वहीं जिंग अपने कमरे में बैठे अपने फोन के प्राइवेट नोट्स में देखती है जो वो पास्ट में लिखा करती, जैसे कि एक डायरी हो। जब वेन और जू न्यू ईयर पे उनके घर आए उनके लिए गिफ्ट्स लेकर, जब चेनी ने उसके ट्यूशन फी के पैसे कवर किए, उस दिन वो पैसों के साथ जख्मी होकर लौटा। वो लिखती है कि चेनी उसे समझता नहीं, उसने अपने आप को तकलीफ पहुंचाकर जो फ्यूचर उसे दी है उसे होल्ड करना अब पेनफुल हो गया है। वो सोचती है अगर वो फाइनली उसे लेट गो करने के बारे में सोच ले तो चेनी की जिंदगी आसान हो जाएगी। आधी रात में चेनी को एक बहुत ही पेनफुल सपना आया। उसमें उसने देखा जिंग उसे छोड़कर चली गई है। तभी वो नींद से जागा, खिड़की के दरवाजे को खुला और फर्श को पानी से भरा पाया। हॉल रूम में जिंग पानी बकेट में लेकर फेंक रही थी। उसने बताया उसने ही सारे खिड़की दरवाजे बंद करने भूल गए। दोनों साथ में मिलकर पानी साफ करने लगे, पर हो न सका क्योंकि वो काफी ज्यादा थे, जैसे कि उनके घर पे सैलाब आ गया हो। वो दोनों सोफे पे बैठे रेस्ट करते हैं। तभी जिंग की नजर एक मैगजीन पे पड़ती है जिसके कवर पेज पे शॉर्ट कपड़े पहने मॉडल थी। चेनी एम्बेरस होकर कहता है कि वो ये फेंकने ही वाला था। जिंग ने मुस्कुरा कर बोला वो ये पहली बार नहीं देख रही है,
उसने उसके लिए काफी बार ये सब छुपाया है। देन वो चेनी के साथ ब्लैंकेट शेयर करती है। दोनों इमेजिन करते हैं अगर जिंग के लिए ये चेनी के साथ आखिरी दिन होता या चेनी जिंग के साथ ऑनेस्ट होता तो शायद ये बारिश उनके लिए रोमांटिक होती। वो इसमें मस्ती मजा करते। जिंग ने पूछा एक बार उसका ऑडिट खत्म हो गया तब भी वो हायुन में रहेगा क्या? चेनी ने कहा उसके जाने के बाद वो वहाँ क्या करेगा। वो तो सोचता है ऑडिटिंग इतना डेंजरस जॉब है तो क्यों ना वो उसका लाइफ टाइम बॉडीगार्ड बन जाए। जिंग ने बोला वो इस बारे में कल अच्छे से बात करेंगे, अभी सो जाना चाहिए। वो चेनी को अपने पास बुलाकर उसे कडल करके सोती है। यहाँ बाइक के ट्रक्स की ट्रैफिक पुलिस चेकिंग करते हैं। सामने के कुछ बॉक्स में टॉयज होती है और बाई भी कहता है कि बाकी में भी खिलौने ही है सो वो बाकी उतना चेक नहीं करते और उसे जाने दे देते हैं। ट्रक्स के इंस्पेक्शन क्लियर होने की खबरें जांग को दी जाती है और वो इस बारे में लियू को बताते हैं कि अब जिस तरह से सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक स्मूथली हो रहा है तो वो भी ताओ के जरिए भेजे कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर दे। लियू ने बोला वो सब कुछ माइंडफुल होकर करना चाहते हैं क्योंकि वो अपना अंजाम जांग के दोस्त जैसा नहीं चाहते। इसीलिए पूछते हैं होंगशिंग से अरेंज किए ऑडिट उनके लिए परेशानी तो खड़ी नहीं करेंगे ना। जांग ने बताया इस बारे में उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब सही चल रहा है। लास्ट में लियू उन्हें याद दिलाते हैं कि जिन कंट्री के रूट में उन्हें चेनी की मौजूदगी चाहिए तभी वो बेफिक्र रहेंगे। लिंगांग से तेंग लौटते वक्त जांग ताओ से सारे रिपोर्ट्स मांगते हैं। उसने बोला बेफिक्र रहने, होंगशिंग का इन्वेस्टमेंट उन्हें जल्दी हाथ आ जाएगा। पर चेनी के बारे में उसने वार्निंग दी कि वो हायुन में उनके साइड नहीं है। देंगली के मामले के पीछे भी उसका हाथ था। जांग चेनी और जिंग के साथ की फोटो देखते हुए कहते हैं कि उन्हें चेनी को ट्रैक पे लाना आता है। इसी सिलसिले में वो ताओ को एक डिनर अरेंज करने को कहते हैं। यहाँ ऑडिटर्स ने फाइल्स अरेंज कर लिया, अब वो इसे अप्रूवल में देने वाले हैं। लेकिन तभी ताओ आकर जिंग को जांग की अरेंज की गई डिनर पे इनवाइट करता है और कहता है कि वो ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स उससे डिस्कस करना चाहते हैं। सिन ताओ को बताता है उनके क्लाइंट होंगशिन है, हायुन नहीं, इसीलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो मीटिंग्स होंगी, ऐसे प्राइवेटली कोई बात नहीं। पर जिंग जांग से मुलाकात करने के लिए मान जाती है। सिन जल्दी से चेनी को कॉल लगाकर बता देता है जिंग को जांगबिन से मिलाने ले जाया गया है। यहाँ ऑडिटिंग टीम में सबसे ज्यादा शायू को जिंग के लिए फिक्र होती है। उसे पता है कि ये कोई नॉर्मल डिनर नहीं है, पर सेन इत्मीनान होता है क्योंकि वो जानता है यहाँ से चेनी सब हैंडल कर लेगा। वहाँ जिंग जांग के साथ बड़े ही कामली बात कर रही होती है और उन्हें भी उसका ये एटीट्यूड चेनी जैसा लगता है। वो उसे बताते हैं वो शायद उससे पहले भी मिले हैं। जिंग ने भी बोला वो और चेनी साथ बड़े हुए हैं। वो उसका डिस्ट्रिक्ट 7 में हमेशा इंतजार करती थी। तभी चेनी के आने की खबर मिलती है। वेल जिंग ने डिनर के लिए हाँ भी इसीलिए बोला था। उसे पता था चेनी उसके लिए यहाँ दौड़ता चला आएगा। उसे अंदर बुलाया जाता है और वो जांग के सामने ऐसा दिखाता है जैसे वो जिंग से ज्यादा क्लोज नहीं है। वो दोनों बस कुछ साल ही साथ रहे हैं। जांग समझ जाते हैं कि वो जिंग को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए दोनों को बहुत ही पोलाइटली वार्न करते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्मूथली कंप्लीट होना उन दोनों पे डिपेंड करता है। देन वो म्योजिंग को बताते हैं कि चेनी उनके काम में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाला है। वो चेनी को लियू का भेजा तोहफा देकर उसे याद दिलाते हैं कि वो किस रूट का इंचार्ज है और उसे अपना ये काम अच्छे से करना होगा, वरना जिंग को हायुन में कब तक रहना पड़ जाए ये कोई नहीं बता पाएगा। चेनी ने बोला उसे काओ से भी रिमाइंडर मिल चुका है, सो वो बेफिक्र रहे। वापस आते वक्त उसने जिंग पे गुस्सा किया। वो ऐसे लापरवाह होकर जांग के पास कैसे आ सकती है और खास करके उसे ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था कि वो दोनों क्लोज हैं। जिंग ने स्मार्टली बोला अगर उन्हें उनके रिलेशन के बारे में पता नहीं होता तो वो उसे प्राइवेट में बुलाते ही क्यों। उसने उसे बताया जांग बस उसे चारा की तरह इस्तेमाल कर रहे थे चेनी को अपने काम में लाने के लिए। अगले दिन से जिंग उसे ऑफिस में जांगबिन के साथ कुछ ज्यादा देखने लगती है। एक रात तो वो उसे पैकिंग करते पकड़ लेती है। चेनी ने बहाना किया कि उसे बिजनेस ट्रिप पे लिंगांग भेजा जा रहा है। जिंग ने उसे झूठ बोलने से मना किया क्योंकि उसे पता है वो जिन कंट्री जा रहा है। वो हैरान हो गया कि ये सब जिंग को कैसे पता लगा, पर उसने भी बोल दिया कि वो कल कहीं नहीं जा रहा। उसने उसके कमरे में ही सोने का सोच लिया और उसे बोला पास्ट में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो दोबारा ये सब नहीं करेगा। चेनी ने वादा किया कि वो जल्दी वापस आ जाएगा, पर ये वादा उसने 6 साल पहले भी किया था और तोड़ दिया। इसलिए जिंग ने कहा कल अगर वो कहीं गया तो इस बार सच में वो उसे कभी देख नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी चेनी सुबह के 4 बजे घर से निकल गया। जिंग ने कॉल लगाया तो मैसेज में कहा कि वो जल्दी घर आ जाएगा। वहाँ वो डॉग आ गया। उसने हायर किए लोगों से पूछा सामान लेजिट है या
नहीं। उन्होंने बताया कि ये सब वो नहीं जानते, उन्हें जिस काम के लिए पैसे दिए गए हैं वो वही कर रहे हैं और उसे भी यहाँ से बोट के जरिए पहले लिंगांग दिन वहाँ से जिन जाना होगा। सामान पहले ही ट्रक से लिंगांग ट्रांसपोर्ट हो गई है। चूँकि लास्ट टाइम लियू ने कहा था कि तेंग से लिंगांग के रूट क्लियर है, उन्हें चेनी की मदद लिंगांग से जिन तक चाहिए होगी। यहाँ टेंशन के मारे जिंग आखिरकार पुलिस को रिपोर्ट कर देती है कि कहीं पे ग्रुप फाइट होने वाली है। उसने चेनी का नाम और उसकी गाड़ी का नंबर भी बता दिया। उधर चेनी ने बिना सामान लिए जाने से मना कर दिया, जिसपे हायर किए लोग जिनका काम चेनी को लिंगांग तक लाना था वो गुस्सा हो गए। उनका चेनी के साथ कहा सुनी होने लगा। तभी पुलिस आ गई, उनके आईडीज चेक किए और पूछा गया यहाँ वो सब क्या कर रहे हैं। चेनी ने बताया ये लोग लिंगांग से आए कार्गो शिप में थे और वो लॉजिस्टिक्स फर्म में शिपमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर है। सो वो यहाँ शिप्स चेक करने आया था। सुबह तक उन सब की स्टेटमेंट ली जाती है, तब जाकर सबको जाने दिया जाता है। जू चेनी को पुलिस कार में बैठाते हैं और उनकी बात से मालूम पड़ता है जैसे कि वो दोनों पहले से कार्गो ट्रैक करने का प्लान बनाए हुए थे। जू ने बोला टास्क फोर्स की नजर पानी के रास्ते ज्यादा है, इसीलिए हो सकता है माल जमीनी रास्ते से मूव कराई गई है। चेनी ने पूछा उनका यहाँ आने का टाइम 9:30 का था, वो इतनी जल्दी कैसे आ गए। उन्होंने बताया मियाओ जिंग ने उन्हें रिपोर्ट की थी। वो उसे लकी कहते हैं क्योंकि जिंग सच में उसे हर्ट होने से बचा रही थी। पर बेचारा जब घर लौटा तो उसने जिंग को नहीं पाया। उसका कमरा खाली था, उसके सारे सामाने गायब थी। उसने उसे कॉल लगाया पर लगा नहीं। वहाँ जिंग उसी होटल आई जहाँ बाकी के ऑडिटर्स रुके हुए थे। उसने शियायू को उसे पिक करने को बुलाया था पर उसकी जगह सेन आ गया। जब उसने जिंग से पूछा उसका यहाँ कब तक रहने का इरादा है, तब उसने बताया जब तक काम चल रहा है, उसके बाद वो सबके साथ है वापस चली जाएगी। यहाँ जब चेनी नाश्ता बना रहा था तब दरवाजा किसी ने नॉक किया। उसे लगा जिंग होगी पर ये तुली थी जो घर पे जिंग को ना देखकर पूछती है उसके बारे में। चेनी ने बोला वो बिजनेस ट्रिप पे गई है। तुली ने दिन सीधे वो कह दिया जो उसे ना जाने कब से कहना था, इवन तो उसे पता है सामने से जवाब क्या आएगा। उसने बताया उसे चेनी के लिए फीलिंग्स हैं, पर चेनी साफ बोला कि वो उसे उस नजर से नहीं देखता, लेकिन हाँ फ्यूचर में उसे उसकी कभी किसी काम में जरूरत पड़ी तो वो मदद के लिए तैयार रहेगा। वहाँ जिंग सेन से पूछती है जब कोई आपके लिए शेर की गुफा में चला जाए तो क्या ये ज्यादा नहीं होगा। सेन ने बोला एक हेल्दी रिलेशनशिप वही है जो इक्वल हो। अगर कोई किसी से प्यार करने में खुद से प्यार करना ही छोड़ दे तो वो सही नहीं होता। पुल हॉल में जू चेनी को सांग पे नजर रखने को कहते हैं, पर उसने बताया वो उस पे कभी भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाए और जब से डॉग पे पुलिस की रेड पड़ी है तब से और भी ज्यादा सतर्क हो गए हैं। जू कहते हैं कि वो ये सब के ज्यादा तह तक जाने की कोशिश ना करे वरना वो काफी गहराई में फंस सकता है। बातों बातों में जू ने उससे मियाओजिंग और उसके सिचुएशन के बारे में पूछा। चेनी ने बताया कि वो घर छोड़कर चली गई। जो समझ गए मामला सीरियस है और जिंग भी वेन जैसी है, इसलिए उसे कहा एक बार जाकर उससे स्वीटली बात करने और खास करके उसे अपने लिए परेशान करना बंद कर देने। ऑफिस में यांग सेन से कहता है आज उसे उसके साथ डिनर करना है, पर सेन ने बोला उसका पहले से कुछ प्लान्स हैं। सबको पता है आज जिंग का भी डिनर का प्लान है, तो उन्हें लगता है कि शायद दोनों के बीच फिर से कुछ चल रहा है। वहीं जांग चेनी को लियू की तरफ से थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो लोग पुलिस की नजर से बच पाए। फिर वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं जो ऑडिट की रिस्क वार्निंग्स थी। अब उन्हें डर है कि इस वजह से उनका हॉन्शिंग से बिजनेस में ऑब्स्टिकल आ सकता है। वो कहते हैं कि इस पे जिंग ने साइन की है, सो ऑडिट रिपोर्ट्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे आएगी। इसलिए चेनी ने मीटिंग के दौरान जिंग से कहा कि उसकी रिपोर्ट सही है पर वार्निंग कुछ ज्यादा ही एग्जैचुरेटेड है। जिंग ने कहा बिल्कुल नहीं, वो लोग वेल इन्फॉर्म्ड है पोटेंशियल रिस्क को लेकर। उन दोनों की टेंस्ड डिस्कशन देखकर शायू और यंग मैसेजेस के थ्रू इस बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं चेनी पूछता है बाकी के फॉलो अप सेन हैंडल करेगा ना। जिंग ने बोला क्यों, उसे उसकी कैपेबिलिटीज और एनालिसिस पे शक है। चेनी ने कहा बिल्कुल भी नहीं, उसे उस पे पूरा ट्रस्ट है। सो जिंग ने भी कहा कि इसी रिस्क के साथ उन्हें ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द एंड करनी चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद चेनी जिंग से अकेले पूछता है उसने रिपोर्ट पे अपना सिग्नेचर क्यों किया, जबकि वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे से जानती है। वो चाहे तो घर छोड़ दे या हेई सिटी वापस चली जाए, वो उसे रोकेगा नहीं, लेकिन वो ऐसा कुछ ना करे कि जिससे उसे उसको बचाना मुश्किल हो जाए। जांग बिन कितना खतरनाक है इसका अंदाजा भी उसे नहीं है। जिंग ने बोला कि वो जानती है वो क्या कर रही है। वो इन कुछ सालों में बहुत चेंज हुई है, लेकिन चेनी अब भी पास्ट में जी रहा है
उसे लगता है कि उसे अब भी उसकी प्रोटेक्शन चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ जू ने जिंग को मिलने बुलाया। वो चेनी के बारे में बात करते हैं और पूछते हैं कि अगर वो पुलिस एकेडमी ज्वाइन कर लेता और किसी मिशन में इंजर्ड हो जाता तो भी क्या वो उसे ब्लेम करती। जिंग ने बोला तब नहीं करती, क्योंकि उसे पता है उस वक्त उसका ये करने का मकसद कुछ बड़ा होता। वो बताती है उसे चेनी की फिक्र होती है। उसे पता है कि वो जब तक हायून में है चेनी उसके लिए खुद को प्रॉब्लम्स में डालता रहेगा। वो उस पे एक बोझ नहीं बनना चाहती। जो ने बोला कि वो चेनी के लिए कभी बर्डन नहीं थी और ना ही है। उन्होंने देखा दोनों को बड़े होते हुए और एक दूसरे की केयर करते हैं। इसे वो बोझ नहीं कह सकती। तभी जिंग को एक मैसेज आता है कि उसकी इंश्योरेंस बहुत ही जल्द मैच्योर हो रही है, पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पर उसने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट नहीं किया था, इसलिए वो अगले दिन पॉलिसी होल्डर के बारे में जानने के लिए बैंक आती है। पर वो कहते हैं कि वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, उसे डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी में पता करना होगा। वही हमें उसकी माँ को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है पॉलिसी होल्डर वही है। यहाँ जिंग को रात में सोने में प्रॉब्लम होती है। वो बस चेनी के बारे में सोचती रहती है और जू की बात याद करती है कि वो चेनी पे एक बर्डन नहीं है। वहाँ उसे भी नींद नहीं आती, हर वक्त करवटें बदलता रहता है। आखिरकार म्योजिंग के प्रोफाइल को ऑनलाइन चेक करता है पर कुछ भी शो नहीं करता। तो वो बो को कॉल लगाकर बोलता है अपनी आईडी से जिंग के प्रोफाइल को देखने। बो ने बोला कि वो एक शादीशुदा मर्द है, वो इतनी रात को क्यों किसी सिंगल लड़की के प्रोफाइल को देखे। तो चेनी ने उसे और ज्यादा परेशान नहीं किया और कॉल रख दिया और ऐसे ही जागते हुए उसने पूरी रात निकाल दी। अगली सुबह वेइमिंग आई अपनी बेटी से मिलने। चेनी ने उनसे बाहर आकर बात की और पूछा उनका जिंग से क्या काम है। वे ने बताया कि हेइचिंग में वो उससे कांटेक्ट में थी, पर अब जिंग उनके मैसेजेस या कॉल्स का कोई जवाब नहीं दे रही, इसलिए उन्हें लगा कि वो यहाँ आई होगी। चेनी ने बोला अब उसकी फिक्र करने से क्या फायदा, जब करना था तो उन्होंने अपनी बेटी को उसके भरोसे छोड़ दिया। वे ने पूछा क्या अब भी वो दोनों सिबलिंग्स हैं। चेनी ने टॉन्ट करा कि ये सब कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने में उन्हें देर हो गई है। वो पूल हॉल आकर बो और योंग को वेमिंग के बारे में पता करने का काम देता है। वहाँ जिंग को वेमिंग का मैसेज आता है जो बताती है कि वो तेंग आ चुकी है और उससे एक बार मिलना चाहती है। वो उन्हीं के बारे में सोचकर गुमसुम रहती है। दूर से चेनी उसे देखता है, पर जैसे ही अप्रोच करने के लिए आगे बढ़ता है सेन आ जाता है और जिंग को स्ट्रेस लेने से मना करता है। यहाँ वेइमिंग ज्वेलरी शॉप में जिंग के लिए कुछ ले रही होती है। तभी एक माँ बेटी को देखकर उन्हें याद आता है जिंग के 16वें जन्मदिन पे वो उसे इसी तरह ब्रेसलेट दिलाने लाई थी, पर जब वो ट्राई करके दिखा रही थी तब वो फोन कॉल्स में बिजी हो गई। साल 2006 का सीन दिखाया जाता है जब जिंग के पास कोई नहीं था। वो डॉम में रहा करती। एक रोज उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई, उसे हाई फीवर थी। उसने वेमिंग को बहुत बार कॉल किया लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। उसे ऐसे मुरझाया हुआ देखकर स्टूडेंट काउंसिलर ने भी उसकी माँ के नंबर पे कॉल लगाया, पर जब उन्होंने रिसीव की तो सीधे बोला कि अभी वो बिजी है, बात नहीं कर सकती। एट प्रेजेंट जिंग 2 घंटे का टाइम निकालकर उनसे मिलने आ जाती है और पूछती है उन्हें उससे क्या कहना है। उन्होंने बोला वो बस उसे देखना और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। वो जिनको बचपन में जो वक्त और प्यार न दे सकी वो अब देने की कोशिश करती हैं। वो क्लॉ मशीन से उसके लिए सॉफ्ट टॉय जीतने की ट्राई करती हैं। उन्हें इतना स्ट्रगल करते देख जिंग उनकी हेल्प कर देती है, पर अब उसे ये टॉयज नहीं चाहिए क्योंकि इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। मील के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठे वेई ने जिंग को गोल्ड की ब्रेसलेट देकर कहा उस वक्त उनकी हैसियत नहीं थी लेकिन अब है। उन्होंने बताया कि वो चेनी के पास गई थी उसे ढूंढने के लिए। वो वाकई उस लड़के की बहुत ही शुक्रगुजार है। उन्होंने बताया कि अब वो बिल्कुल अकेली है, पर वो उसके पास कोई स्वार्थ से नहीं आई। वो उसे ब्रेसलेट पहनाकर अपनी गलतियों की माफी मांगती है। देर काफी हो गई थी, बस भी शायद मिल नहीं पाती, इसीलिए जिंग उन्हें अपने होटल रूम में ले आई। वेई ने बताया कुछ दिनों में जिंग की दादी की डेथ एनिवर्सरी है। वो चाहती है जिंग उनके साथ वहाँ चले। वो उसे जवाब देने का कुछ वक्त देती है। यहाँ चेनी भी उसे बार बार मैसेजेस करके खाने पीने और अपनी देखभाल करने का रिमाइंडर देता रहता है। इवन घर आने जाने की छूट भी देता है। अपनी माँ की वजह से जिंग का आज मन नहीं होता होटल जाने का, सो वो चेनी के घर को निकल जाती है। सेन उसे अपनी कार में ड्रॉप करता है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो उसे रूम तक छोड़ने भी आता है। वहाँ दोनों तुली को देखते हैं चेनी के कपड़े में। तभी वो बाहर आकर जिंग को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन सेन बोलता है जिंग से कि शायद उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, शायद उनकी वजह से चेनी और तुली डिस्टर्ब हो जाए। चेनी सेन से कहता है वो जा सकता है लेकिन जिंग क्यों जाए, ये उसका भी घर है। तभी तुली बोल उठी जिंग को कि जैसा दिख रहा है वैसा उनके बीच कुछ भी नहीं है। सो जिंग ने सेन को बोला चले जाने। तभी बाव अंदर कमरे से आया तुली को बहन बोलते हुए। जिंग ने देखा वो दोनों गीले हैं, इसीलिए कहा बाल सुखा लेने और चेनी से कहा खाना तैयार करने। सेन भी चुपचाप निकल गया। चेनी को जिंग की मैच्योरिटी पे प्राउड हुआ।
वहीं वही जिंग के कमरे में एप्पल कट करके ले आई, पर दरवाजा लॉक था। यहाँ जिंग ने तुली के हाथ पे चोट देखे। उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछा, सिर्फ कहा वो अपना फर्स्ट एड उसे दे देगी, वो इस पे मरहम लगा सकती है। दिन वो बाव के बालों को ब्लो ड्राई करने लगी, तभी दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। ये वही आदमी था जो हमेशा तुली को परेशान करने कहीं भी चला आता है। वो दावा करता है कि वो बाव का फादर है। वो अपने बेटे को तुली से दूर करना चाहता है। चेनी उस पे पानी फेंक कर उसे भगाता है, पर वो सीन क्रिएट करने लग जाता है। तुली को बुरा भला कहता है तो जिंग बीच में आके उस आदमी से पूछती है क्या सबूत है कि तुली से उसकी शादी हुई है, क्या उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, क्या वाकई बाव उसी का बच्चा है। पर वो आदमी कहता है कि उसे तुली से पैसे चाहिए, या तो वो पैसे दे या तो बाव उसके हवाले कर दे। जिंग ने निडर होकर कहा कि वो ऐसे लोगों को अच्छे से जानती है जो जुए में पैसे हार कर आते हैं औरतों को डरा धमका कर पैसे लूटने। उसने उसे चुपचाप निकल जाने को कहा। उसके ना सुनने पे पुलिस को नंबर घुमा दिया। सो वो भी डर के मारे तुली को धमका कर भाग गया। खाने के दौरान तुली ने जिंग से पूछा उसे कैसे पता लगा वो आदमी जुआरी है। जिंग ने कहा उसने ऐसे ही बोल दिया उसे डराने के लिए। इस तरह के लोगों ने उसे पास्ट में बहुत बुली किया है, इसलिए उसे खुद को बचाने का तरीका आ गया। वैसे भी कोई हमेशा तो किसी की देखभाल कर नहीं सकता। ये बात उसने चेनी को देखते हुए कहा। तभी बाव ने बोला वो चारों एक फैमिली है। तुली उसकी माँ, जिंग उसकी आंटी और चेनी जिंग का स्वीट हार्ट, क्योंकि जिंग उसे प्रोटेक्ट करती है जिस तरह से तुली उसका ध्यान रखती है। सोते टाइम तुली जिंग को बताती है पहले वो डांसर हुआ करती थी, लेकिन बाव के पैदा होने के बाद उसका बॉडी इतना वीक हो गया कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती। उसे अपना डांसिंग का करियर छोड़ना पड़ा और बाव को पालने के लिए दूसरे काम किए। वो उसे जब भी माँ कहता है तो वो उसे रोक देती है, क्योंकि उसे लगता है जब बाव बड़ा होगा और जब सब जानेगा तो शायद उसे ब्लेम करे। जिंग ने कहा वो कम से कम बाव को प्यार तो दे पा रही है। बाव का बचपन खुशी से बीतेगा। अगर उसकी माँ भी तुली जैसी उसे प्यार देती तो शायद वो भी खुश होती। लेकिन जब भी उसकी माँ पास्ट में चेनी के फादर के साथ झगड़ा करती थी, झूठा वादा देकर बुलाया था पर उनसे शादी नहीं की, वेन को लगता वो यहाँ एक नौकरानी जैसे बस उनके लिए खाने बनाती है। चेनी उनके शोर शराबों से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और जिंग को कान में लगाने के लिए एयरफोन्स देता है। अगले दिन जब वो जागती है तब तक तुली चली गई होती है। चेनी ने उसके लिए नाश्ता बना कर रखा होता है। जिंग ने उसे बताया कि वो अपनी माँ को होम टाउन लेकर जा रही है। जब उन्होंने उसे बचपन में छोड़ दिया तो वो भी उन्हें बुढ़ापे में सहारा नहीं देना चाहती। चेनी ने उससे पूछा वो घर लौट रही है ना। उसने कहा ये तो डिपेंड करता है। ऑफिस में जिंग और सेन बायू और हायुन के फंडिंग फ्लोस को लेकर बातें कर रहे होते हैं। सेन थर्ड पार्टी पार्टनरशिप कंफर्म करने के लिए गांगचेन जाने का प्लान बनाता है, पर जिंग भी उसके साथ चलने की जिद करती है क्योंकि इसमें लियू भी इन्वॉल्व है जिसे उसने जांग और चेनी के साथ देखा था। यहाँ वे कुछ दवाई लेती है, तभी उन्हें जिंग का मैसेज आता है जो बताती है वो एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रही है। वो जब वापस आएगी तब उनके साथ होम टाउन चलेगी। यहाँ जिंग सेन के साथ दूसरे शहर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वहाँ चेनी जिंग को मिस कर रहा होता है और कैलेंडर में उसके वापस आने की डेट मार्क कर देता है। हर एक दिन उसके लिए सालों जैसी गुजरती है। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर वो उसे मशवरा देता है अगर उसका जिंग से कोई झगड़ा हुआ है तो उसे मनाता रहे गिफ्ट्स वगैरह देकर। पर चेनी को पता है जिंग इन सब से मानने वाली नहीं है। तभी चाव आती है और सबको खाने पे अपने घर ले आती है। उसी दौरान वो चेनी से पूछता है आखिर उसके और जिंग के बीच चल क्या रहा है। उसने बताया कि वो समझ नहीं पा रहा जिंग क्या सोचती है, खास करके उसके डिपेंड करता है कि पीछे क्या मतलब था। वो भी उसे समझ नहीं आ रहा। वो ने बोला लड़कियां जो बोलती है उसका उल्टा मीन करती है और डिपेंड तो बहुत सी चीजों पे कर सकता है। उसे चाहिए जिंग के आसपास क्यूट सी हरकतें करे, उसके दिल को जीते। पर चाव ने एडवाइस दी उसे पहले पता लगाना चाहिए उन दोनों के बीच आखिर प्रॉब्लम क्या है। उसने एडवाइस दी रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट्स मैटर करता है। एक पर्सन सिर्फ दे और दूसरा सिर्फ ले तो बैलेंस बिगड़ जाता है। फिलहाल के लिए उसने उसे जिंग के साथ छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन करने को कहा, जैसे उसे रात में कॉल करके मिस यू बोलना, उससे उसके वर्कलोड के बारे में पूछना, उसके काम को अप्रिसिएशन देना। सो रात में उसने उसे कॉल लगाकर पूछा उसका काम खत्म हो गया, उसने खाना खाया। जिंग ने भी पूछा उसने डिनर किया। चेनी ने बताया बो के घर किया पर ज्यादा खाने का मन नहीं हो रहा। जिंग ने चिढ़ाते हुए पूछा क्यों, मैं नहीं हूँ तो भूख नहीं लग रही। देन उसने उसे मिस यू कहा। चेनी ने भी बताया कि वो भी उसे मिस कर रहा है। लास्ट में जिंग ने बोला वो अच्छे से खाए पिए
और उसके वापस आने का वेट करे। ये सुनते ही चेनी का चेहरा खिल उठा, पर ये खुशी ज्यादा टाइम तक टिक न सकी। जब वो घर की साफ सफाई कर रहा था तब उसे यांग का कॉल आया। उसने बताया जिंग की माँ अचानक से बेहोश हो गई। वो और शायू उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। वहाँ वो जब पहुँचता है तब बताया जाता है वेमिंग ER में है और जिंग कॉल नहीं उठा रही। बहुत देर तक बाहर वेट करने के बाद आखिरकार डॉक्टर आए और उन्हें बताया कि वेमिंग को स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर है। अगर कंडीशन सही रही तो केमोथेरेपी हो सकती है, पर वो उन्हें वर्स्ट केस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहने को बोलते हैं। चेनी ने यांग और श्याओ को बोला जिंग से वो बात कर लेगा और कंपनी में इस बारे में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बाहर आकर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। चेनी जिंग से ब्लड रिलेटेड ना होते हुए भी उसके लिए बहुत कुछ कर रहा है। यहाँ चेनी ने जिंग को इन्फॉर्म कर दिया होता है और उसकी माँ से पूछता है कि क्या वो यहाँ पैसों के लिए लौटी है या फिर वो चाहती है इस टाइम पे जिंग उनकी देखभाल करे। इस बात पे उनकी आंखें नम हो जाती है। वो चेनी से कहती है उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। उसने बोला कि वो ये सब उनके लिए कर भी नहीं रहा। तभी जिंग भी वापस आ जाती है। चेनी ने कहा उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ना ही यहाँ दिन रात रुकने की जरूरत है। वो वेई के लिए केयर गिवर का अरेंजमेंट कर देगा। सो अपनी माँ को देखने वो आती है और बताती है कल से वो उनके लिए केयर गिवर रख रही है क्योंकि उसे ऑफिस के काम से वक्त नहीं मिलेगा। यहाँ चेनी को वो बताता है उसने वेई के बारे में किसी को पता लगाने दिया था। उसने बताया कि उन्होंने दूसरी शादी जिससे की उनका एक बेटा है और वो लोग अमीर हैं। वे ही कुछ टाइम पहले हॉस्पिटलाइज्ड भी थी। उनके नए हस्बैंड उन्हें और अपने बेटे दोनों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अलग हो गए। यहाँ डॉक्टर जिनको बताते हैं उसकी माँ का कैंसर लास्ट स्टेज पे है। ये पूरी बॉडी में तेजी से स्प्रेड हो रहा है और वाइटल ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल हो रहा है। उनकी पैथोलॉजी रिपोर्ट दिखाकर बताते हैं पेशेंट का मेडिकेशन चल रहा था, पर ऐसा मालूम पड़ता है उन्होंने ट्रीटमेंट रुकवा दिया हो, इसीलिए इतनी जल्दी फैल गया। जिंग पूछती है उसकी माँ के पास कितना टाइम बचा है। डॉक्टर ने बोला ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का। वो केमोथेरेपी कर सकते हैं पर वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा और शायद वैसा आउटकम भी ना मिले। वो परेशान होकर हॉस्पिटल के बाहर सिगरेट पीने जा रही थी, लेकिन चेनी ने पैकेट छीन ली और कहा कल वो वेई को प्राइवेट रूम में शिफ्ट करा देगा। सो वो उनके कपड़े होटल से लेकर आए। जिंग ने बोला वो अपने वर्क पेपर्स हैंड ओवर करके कुछ दिनों की छुट्टी लेगी। उसने डिसाइड कर लिया वो अपनी माँ का इलाज कराएगी। अगले दिन हम वेई को बहुत ही कमजोर हालत में देखते हैं। उनसे तो पानी का एक गिलास तक नहीं उठाया जाता। केयर गिवर उन्हें पानी पिलाते हुए कहती है कि ऐसे टाइम में तो उनकी बेटी को यहाँ होना चाहिए था। उन्होंने बोला वो काम में बिजी है, पर उन्हें यकीन है वो आएगी जरूर। और वो कुछ टाइम बाद आती है और केयर गिवर को भेजकर खुद उनका ध्यान रखती है। जिंग ने बताया उसने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, सो वो यहाँ उनके पास ही रुकेगी। वे इन्हें बोला पैसे कमाने ज्यादा जरूरी है, एक औरत पैसों के बिना कुछ भी नहीं है। पर जिंग के थॉट्स उनसे अलग होते हैं। रात में वेई की हालत बहुत खराब हो जाती है। उन्हें बहुत ही दर्द हो रहा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इस बात की चिढ़ होती है कि उन्हें ऐसे ही बेड पे पड़े रहना पड़ रहा था। सो जिंग उन्हें व्हीलचेयर पे बैठाकर वॉक पे ले आती है। वहाँ चेनी भी हॉस्पिटल के बाहर अपनी कार में बैठा रहता है। अगले दिन जब जिंग की आंखें खुलती है तो अपनी माँ को बेड पे नहीं पाती तो घबरा जाती है। चेनी और वो दोनों उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। आखिरकार जिंग को वो मेकअप करते हुए मिल जाती है। वो कहती है कि वो अपनी आखिरी टाइम पे बेचारी बनकर नहीं रहना चाहती, ना ही उस छोटे से बेड पे दम तोड़ना चाहती है। वो कमजोरी में गिरती पड़ती रहती है और जिंग से कहती है वो अब से उसकी अच्छी माँ बनने की कोशिश करेंगी, पर उसकी गोद में ही वो अपनी आखिरी सांसें तोड़ देती है। बचपन में जब उसकी माँ ने उसे एक आंटी के घर छोड़ दिया था तब वहाँ उसके साथ नौकरों जैसा सुलूक होता, लेकिन एक दिन उसकी माँ एक उम्मीद बनकर उसे वापस लेने आई। उसने भी सोचा कि अब से वो उनके साथ बेहतर जिंदगी बिताएगी, पर वो तो उसे बीच में फिर से छोड़ गई और अब हमेशा के लिए। चेनी ने उसे कॉन्सोल किया और कहा वो सारे पेपर वर्क्स हैंडल कर लेगा।